सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो तक हमने 2013 का जो सेट फर्स्ट था उसके क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। और अब इसके जो आगे क्वेश्चन हैं आपके 6 नंबर के क्वेश्चन हैं 26 से लेकर 30 तक के, हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं इस समय। और अब क्वेश्चन नंबर आपका है 29। तो ये आपका बहुलक का क्वेश्चन है और इसमें आप ये देखिए कि आपके बहुलक सबसे आसान है 14 चैप्टर में जो आपका है। तो इसमें आप ये देखें कि बहुलक का केवल सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसमें जो वैल्यू हम पुट करते हैं हमें वो देखना है कि उसको कैसे मान निकालने हैं। तो जब अभी तक भी नहीं सीखे हैं बच्चे वो इसमें आराम से सीख सकते हैं इसमें। तो इसमें आपको दिया हुआ, देखो ये सवाल आपको दे रखा है, बहुलक का आपका बुक का ही सवाल है। और इसमें आप ये देखिए कि आपको देखा निम्नलिखित सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है सारणी। इसमें 1500 से 2000, 2000 से 2500 ने 500 के अंतर में ये 5000 तक के वर्ग अंतराल है। और लैंपों की संख्या आपको दे रखी है। बहुत सिंपल सवाल है, आपको इसमें क्या निकालना है, माध्यक जीवन काल निकालना है। यानी आपको इसका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है इसमें। ठीक है, बहुलक नहीं, सॉरी माध्यक है इसमें। तो माध्यक भी आसान है, पिछले भी कई वीडियो में हो चुका है सवाल, ये इस टाइप के सवाल हो चुके हैं। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है इसमें जीवन काल, ये लैंपों का जीवन काल है घंटों में। तो ये आप देख लीजिए इसको ढंग से। पहले तो इसमें कुछ चीज़ें जो आपको अच्छी तरह से समझनी है, जैसे कि सबसे पहले तो खैर हम सवाल ही नोट कर लेते हैं। ये आपका हो गया इसमें वर्ग, वर्ग अंतराल जो आपका है वर्ग अंतराल। और ये है क्या, इसमें जीवन काल है बल्बों का, जीवन काल। और कैसे घंटों में दे रखा है ये। तो इसमें आपको 500 के अंतर पे दे रखा है ये। तो पहला आपका है 1500 से 2000, 2000 से आपका 2500, 2500 से 3000 और 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से आपका हो जाएगा ये 5000। ये आपको 500 के अंतर में जीवन काल दे रखा है लैंपों का घंटों में। और ये आपका है अगले जो बारंबारता वाली टेबल है वो आपकी है लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या। तो लैंपों की संख्या में आप ये देखिए कि इसमें आपको क्या दे रखा, वर्ग अंतराल 14, 56, 60, 86, 74 और 62 और 48, ये आपको दे रखा है इसमें। तो माध्यक में आपका जो सबसे पहला रूल है आपको अच्छी तरह से याद होगा। माध्यक जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता बनाते हैं। ये जो टेबल होती है ये बारंबारता की होती है। दूसरे नंबर पे कुछ भी लिखा है ये बारंबारता, इसको हम एफ से दिखाते हैं। यहाँ बल्बों की संख्या, कहीं छात्रों की संख्या होती है, कहीं मजदूरों की संख्या, कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद हम माध्यक निकालते हैं तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है, हमें बनानी होती है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये हमें ऐसे बनानी होती है। और इसमें हम क्या करते हैं, 14 जो पहला वाला आपका बारंबारता का पद है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 14। फिर 14 में हम 56 जोड़ेंगे, आपको हो गया 70। फिर इसमें 60 जोड़ा 130, 86 जोड़ा 6, 13 और 6 आपका हो गया 216, 13, 21, ठीक है। और इसके बाद आपको हो जाएगा 216 में जोड़ेंगे 6, 4, 10, 13, 200, 7, 8, 900, 290। फिर इसमें जोड़ा आपने 62, 2 और 9, 6, 15, 3, 352 और ये हुआ आपका 400। और ये टोटल आपको दे रखा है 400 बल्बों का। यहाँ पे आपको सवाल में दिया भी है 400 बल्बों का जीवन काल दे रखा है। तो ये टोटल हमारा 400 यहाँ आ गया, इनको जोड़ के भी आपको 400 दे रखा है, यानी हमारा सही है संचय बारंबारता। अब इसके बाद आपने जब ये काम कर लेना है फिर माध्य का सूत्र, सूत्र आप अच्छी तरह से याद कर लें, याद वैसा आपको होगा भी मेरे ख्याल से। तो माध्य बराबर L प्लस के N/2 माइनस CF/F और इंटू में इसके H, ये माध्य का सूत्र आ गया।
तो माध्य कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, n का आधा करते हैं। तो n का आधा क्या होगा, 400 का आधा क्या हो गया, 200। 400 का आधा 200। तो 200 हमें ये देखना है कि 200 इस संचय में किसके बीच में आ रहा है, किन पदों के बीच में आ रहा है 200। तो 200 देखो, 200 आपका आ रहा है 130 और 216 के बीच में 200 आ रहा है। 130 और 216 के बीच में क्या आ रहा है, 200 आ रहा है। तो जिसके बीच में आ रहा है उसमें जो ऊपर वाला पद है वो बन जाता है सी एफ। को रेड से दिखा देता हूँ, ये बन जाता है आपका सी एफ। 216 और 130 के बीच में, और नीचे वाला जो पद है इसके ठीक सामने वाला होता है फिर एफ। और एफ के ठीक सामने का जो वर्ग अंतराल है उसकी जो निम्न सीमा है वो होता है एल। और एच आप जानते हैं, एच क्या है आपका, यहाँ पे कितने कितने का अंतर चल रहा है, आपका 500 का अंतर चल रहा है। तो एच आपका यहाँ पे हो गया 500। जब हमें इतना पता लग गया, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसमें सीधा सीधा क्या करेंगे, सूत्र में मान रख देंगे। तो मान कैसे रखेंगे इसे आप देख लीजिए। एल आपका हो गया क्या इसमें, 3000। एल आपका हो गया 3000। अब तो केवल कैलकुलेशन है आपके। और एन आपका था 400। 400 का आधा सी एफ आपको हो गया 130 बटे आपको हो जाएगा ये 86। और एच आपका हो गया 500। 3000 और इसके बाद आपको हो गया 200। 200 से 130 गए आपके बचे 70। 500 की गुणा इधर कर दी और ये हो गया आपका 86। और इसके बाद से कैलकुलेट करेंगे तो 3000 का भाग इसमें हमने दिया, और सॉरी 3000 जोड़ करके, और 7 हो गया 3500। 35,000 आ जाएगा बटे 86। और इस समय इसका भाग देकर आपका आ जाएगा, ये भाग दे के आ गया ये। आपको तो वैसे करना पड़ेगा, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ तो जल्दी हो जा रहा है। 406.98 और समथिंग आपका आ जाएगा 3406.98। ये आपका आंसर आ गया। तो माध्य निकालने का तरीका बहुत आसान है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ जिन्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम है। इसके स्टेप आप अच्छी तरह से याद कर लें। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले संचय बारंबारता बनाते हैं। सबसे पहले हमारी संचय बनेगी। संचय बारंबारता बनाने के बाद जो आपको ये संचय का जो लास्ट का पद आपका आएगा और बारंबारता को जोड़ करके जो आएगा वो सेम एक जैसे पद आएंगे आपके। ठीक है, से याद रख लेना अच्छी तरह से। उसके बाद आप सूत्र लिखेंगे। सूत्र आपको याद करना है अच्छे तरीके से, एल प्लस के एन वाई टू माइनस सी एफ अपन एफ इंटू एच। और इसके बाद आप जो आपका एन है जिसे हम बारंबारता, जब हम इसका माध्य निकालते थे तो यहाँ पे इसको समेसन एफ बोलते थे, उसी को यहाँ पे एन कहा गया है। इसका आधा करेंगे, 400 का आधा क्या हो गया 200। हमें ये देखना है कि 200 किस टेबल में आपका कहाँ संचय बारंबारता में किन दो पदों के बीच में 200 आ रहा है। तो 200 यहाँ पे 130 और 216 के बीच में आ रहा है। तो 130 और 216 के बीच में आ रहा है, तो जो छोटी संख्या है वो सी एफ होगी। बड़ी संख्या के ठीक सामने वाले जो संख्या है बारंबारता की टेबल में वो एफ हो गया। और एफ के ठीक सामने जो वर्ग अंतराल है उसकी जो निम्न सीमा वह एल होगी। जब आपको एफ एल सी एफ पता चल जाएंगे, सूत्र में आप मान रखेंगे, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ये आपका इसमें इतना काम है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और सूत्र याद करना है सबसे पहले। तो इसमें दो टाइप के सवाल आपके हैं, एक में आपको माध्यक दिया रहता है, दो आपको अज्ञात पद दे देते हैं। जैसा आपका सवाल नंबर किताब में दूसरा सवाल है, दूसरा या तीसरा सवाल है, देखो उसका उदाहरण 8 है, तो वो आप ध्यान रखना जरा उसको। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर इसका 30। ये 30 जो सवाल आपका, ये आपके पाइथागोरस पर में है। सवाल नंबर 30 ये देख लीजिए। सवाल नंबर 30 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। उपयुक्त प्रमेय का प्रयोग करके सरल चित्र में ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये प्रमेय पहले आपकी हो चुकी है, यानी ये पाइथागोरस नहीं, पाइथागोरस तो नहीं है, पाइथागोरस का विलोम है ये। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, ये पहले आपका हो चुका है। ये सवाल नंबर 30 है। तो इसके बाद इसमें ये आपके प्रमेय पहले किस में आई थी, 2000 पिछले वाली वीडियो में आई है किसी में, तो इसको मैं दोबारा फिर एक बार करा देता हूँ। 30वां सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग। तो इसमें हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक भुजा का वर्ग, तो ए बी
सी, हमने त्रिभुज बना लिया। और हमें क्या दिया है इसमें, हमें इसमें दिया है त्रिभुज ABC में एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा हमने AC मान ली, AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, तो हमने AC का वर्ग शेष दो भुजाएं AB और BC के वर्गों के योग के बराबर मान लिया, त्रिभुज ABC में ये है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि पहली भुजा हमने AC मानी थी, पहली भुजा का वर्ग, तो यानी इसका सम्मुख कोण B क्या है, 90, यह सिद्ध करना है हमें। अब इसमें आ जाएगी रचना, रचना वाला पार्ट इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रचना में क्या आपका, हमने एक ऐसा इस पर लंब खींचा, इस पर हमने लंब खींचा AD लंब, इस पर ये लंब खींचा। पिछली वाली वीडियो में जब किसी पिछले शायद 2012-11 में आई थी, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा, पर आई थी पिछले किसी सेट में, वहाँ पे ने दो अलग अलग त्रिभुज बनाए थे। इस पर ने लंब खींचा, तो क्या लिखेंगे, DA लंब AB इस प्रकार खींचा कि, कैसे खींचा कि AD जो है वो BC के बराबर है, कि AD बराबर BC है। ये रचना का काम है। अब आएगा आपका उपपत्ति, देखिए इसमें उपपत्ति में आप देखिए, सबसे पहले हमने इस पर लंब डाला, ये तो लंब डाला यानी ये 90 है, तो इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में क्या हो जाएगा, कोण A 90, रचना से कैसे हो जाएगा, DA लंब AB, ये हमने कारण लिख दिया। लंब है इसका मतलब 90 है, यानी ये 90 है, तो ये समकोण त्रिभुज है। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज DAB में, इसलिए समकोण त्रिभुज DAB में क्या हो जाएगा आपका, 90 के सामने कर्ण, तो DB का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, तो DB का स्क्वायर या BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय मिलेंगे। अब इसमें आप ये देखिए AD किसके बराबर है, BC के, रचना से, तो BD AD की जगह हमने क्या कर दिया, BD तो हमारा ऐसे ही रहा, BD स्क्वायर, AD की जगह हमने क्या कर दिया, BC प्लस AB स्क्वायर, क्यों, क्योंकि AD बराबर BC, रचना से मान रखा, AD की जगह BC कर दिया। ठीक है, अब हमें दिया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का समीकरण, यहाँ पे हम BC स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, तो BC स्क्वायर का मान क्या होगा, AB स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, BD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, समीकरण इसको एक नाम दिया। अब आप देखिए हमें ये दिया हुआ है क्या, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है, तो चूँकि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कारण इसका कहाँ से आया है, दिया है। अब BC स्क्वायर की जगह ये मान रखते हैं हम, तो AC स्क्वायर ऐसे ही लिखा, AB स्क्वायर ऐसे ही लिखा, और BC स्क्वायर की जगह ये मान रख दिया पूरा, BD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, BD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया आपका, माइनस AB स्क्वायर से प्लस AB स्क्वायर, क्या बचा, AC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर, स्क्वायर बराबर हैं, इसका वर्गमूल कर दें तो AC बराबर BD, समीकरण 2। अब हमारा काम क्या है, इन दोनों त्रिभुजों को DAB CAB इनको सर्वागसम दिखाना, तो त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज CAB में तीन बातें, तो सबसे पहली बात AD बराबर BC, AD बराबर BC, तो आपका कैसे हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा रचना से, AD बराबर BC कारण रचना से। दूसरा AB बराबर AB, आप देख सकते हैं उभयनिष्ठ है, AB बराबर AB उभयनिष्ठ। और तीसरा जब हमने निकाला AC बराबर BD समीकरण 2 से, AC बराबर BD समीकरण 2 से, SSS। तो इसलिए त्रिभुज क्या था आपका DAB सर्वागसम त्रिभुज CAB SSS से, या SSS सर्वागसमता की कसौटी से भी लिख सकते हैं। और ये सर्वागसम है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इसलिए कोण DAB बराबर कोण ABC या CBA। CPCT सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग। परंतु कोण A मतलब DAB बराबर 90, ये 90 क्यों है? रचना से, कारण लिखिए रचना से, तो DAB 90 इसलिए कोण CBA बराबर 90 या कोण B बराबर 90। अब ये हमारा सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये हमें सिद्ध करना था। इसके बाद इसमें ये आपका सिद्ध हो गया, इसमें आगे भी हो रहे। छठे चैप्टर का जो सवाल आएगा वो आपके लिए काफ़ी बड़ा आएगा। यहाँ तक तो प्रमेय सिद्ध करनी थी। इसके बाद उपयुक्त प्रमेय का प्रयोग करके संलग्न चित्र में सिद्ध कीजिए कि यदि AD लंब BC है, ये चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको ये सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब इसे देखिए आप ज़रा, इसके बाद आगे का काम है ये। तो इसमें क्या है, आपको फिर एक चित्र दे रखा है, ये चित्र हो गया, समकोण त्रिभुज है, और इसमें फिर समकोण वाले शीर्षक पर लंब डाला गया है, और ये आपका A B ये D ये C ये हो गया। ठीक है, अब हमें इसको सिद्ध करना है। फिर दोबारा से लिखेंगे, दिया है, तो दिया है मैं आपका कैसे में त्रिभुज ABC में हमें क्या दे रखा है इसमें, ठीक है, लंब दे रखा है त्रिभुज ABC में AD लंब BC, AD लंब BC। ठीक है, समकोण शीर्षक में कर्ण पे लंब डाला गया है। ठीक है, ये आपका AD लंब BC, ये 90 वाला है, नहीं दोनों में पैंतालीस में लगेगी। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिए कि समकोण त्रिभुज आपको इसमें लंब दे रखा है, ये इस पर लंब डाला गया, तो ये भी 90 बन गया, ये भी 90, यानी BAD भी समकोण त्रिभुज, CAD भी समकोण त्रिभुज। तो सिद्ध करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। और इसके बाद उत्पत्ति, इसमें आप देखिए समकोण त्रिभुज हम क्या लिखेंगे, चूंकि AD लंब BC ये आपको दिया है, इसलिए समकोण त्रिभुज BDA में, समकोण त्रिभुज BDA में क्या है, AB स्क्वायर बराबर, देखो BDA में 90 के सामने कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यहाँ से AD स्क्वायर का मान निकालते हैं,
तो ए बी स्क्वायर बी डी स्क्वायर आपका दाएं पक्ष में आ गया, बाएं पक्ष में माइनस हो जाएगा, ये इधर रहा दाएं पक्ष में और इसको हमने इधर लिख लिया, या ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, समीकरण 1। अब हम इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में डी सी ए में पाइथागोरस पर मिलेंगे। त्रिभुज डी सी ए में समकोण त्रिभुज इसी प्रकार मतलब इसमें पाइथागोरस पर में लगा रहे हैं। समकोण त्रिभुज डी सी ए में क्या हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर, 90 के सामने कर्ण, ए सी स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, और इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए डी स्क्वायर का मान जो हमने यहाँ निकाला तो अब यहाँ रखेंगे। तो ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर का मान ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इसका मान दिया प्लस डी सी स्क्वायर। और अब इसमें आप देखिए बी डी स्क्वायर का हम इधर लेंगे तो आपको हो गया ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर इधर है प्लस का हो गया, प्लस बी डी स्क्वायर, और ये आपका यहीं रहा ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, इधर आया प्लस का, सॉरी प्लस का कर दिया। अब इसको मैंने इधर लिख दिया, आपका बिल्कुल क्रम में आ जाएगा। ये क्या सिद्ध करना था, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर को आप सी डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये इधर आ गया आपका ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हालांकि भी आपका सिद्ध हो चुका, थोड़ा पद आगे पीछे हैं तो उससे कोई अंतर नहीं आता है, आपका सिद्ध ये हो चुका है। इसके बाद इसमें देखिए आपका जो सेकंड पार्ट है ये आप देखिए कि आपको कह रहे सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इस प्रमेय के आधार पर फिर हमें ये सिद्ध करना है। तो इसे भी आप देख लीजिए, आपका है ये अथवा में, देखिए इसमें अथवा वाला पार्ट है ये। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, पर में 10.2 है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आसान है और आती भी है ज़्यादातर। आप पिछले सालों में ये लगभग पहले भी आ चुकी है आपकी। अब इसमें देखिए किसी बाह्य बिंदु से सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु, तो बाह्य बिंदु हमारा P है, इसे स्पर्शरेखा पी ए और पी बी खींचिए, ये हो गया। क्या लिखेंगे, दिया, इसको आप ध्यान से समझ लें, बहुत आसान पर में है, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखाएं, खींची गई स्पर्शरेखाएं वृत्त को क्रमशः बिंदु ए व बी पर, ए और बी पर स्पर्श करती है। स्पर्श करती हैं, ठीक। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध हमें करना है कि स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो स्पर्शरेखा की लंबाई हो जाएगी पी ए और इसकी पी बी, पी ए बराबर पी बी। तो लंबाई केवल स्पर्श बिंदु से जहाँ से खींचा गया उस बिंदु तक के नाप को ही स्पर्शरेखा कहते हैं। इसके बाद उसको हम आगे जो बढ़ा देते हैं वो लंबाई इसमें नहीं काउंट की जाती है। और रचना में क्या करेंगे, हम ओ पी को मिलाएंगे, ये मिलाया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, तथा त्रिज्या ओ ए और ओ बी खींची, तो ओ पी को मिलाया तथा स्पर्श बिंदु ए व बी से त्रिज्याएं खींची। ठीक है, अब देखो इसमें उपपत्ति,
सबसे पहले आपको प्रमेय 10.1 अच्छी तरह से याद करनी है, उसकी जो स्टेटमेंट है वो याद करनी है, और वो आपको क्योंकि लिखनी पड़ती है सवालों में, इसलिए आपको वो ढंग से याद करनी है। तो आपकी प्रमेय है 10.1 क्या है? चूँकि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये प्रमेय आपके लगभग हर सवाल में आई है, शुरुआत इसी से हुई है। तो यहाँ पे प्रमेय क्यों लागू हो रही है? स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से ये त्रिज्या खींच रखिए, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से ये त्रिज्या खींचिए, तो ये इस पर लंब होगी। इसलिए ओ ए लंब ए पी तथा ओ बी लंब बी पी, या कोण ए बराबर 90, तो लंब है इसका मतलब 90, यानी कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, दोनों 90 के हो गए, समीकरण 1 हो गया, कोण ए बराबर कोण बी। हमारा काम क्या है इसमें? इन दोनों त्रिभुजों को सर्वागसम दिखाना। इन्हें सर्वागसम दिखाएंगे तो त्रिभुज ओ ए पी और ओ बी पी में, त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में, अब इसमें देखिए आप, कोण ए बराबर कोण बी, ये तो आपका यहीं दिखाई दे रहा है समीकरण 1 से। दूसरा ओ ए बराबर ओ बी, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। दूसरा ओ पी बराबर ओ पी, ओ पी के नाम 2 बार आ रहा है, इसका मतलब उभयनिष्ठ, ये आपका उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो एस ए एस से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वागसम हो गए। इसलिए त्रिभुज ओ ए पी, सर्वागसम त्रिभुज ओ बी पी एस ए एस से, और ये सर्वागसम है तो क्या होगा? पी ए बराबर पी बी, सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग, इसलिए पी ए बराबर पी बी, सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग। और अब आपका ये सिद्ध हो गया। इसके बाद आपको ये सिद्ध करना है, इसके आगे का पार्ट क्या है? ये तो परिमिति यहाँ तक, और इसके बाद आपको इस वेग वृत्त दे रखा है, इसके 2 समांतर स्पर्श रेखाएं, तीसरी स्पर्श रेखा इन्हें ए और बी पर काट रही है, ये हमने व्यास खींचा पी ओ क्यू। हमें ये कोण ए ओ बी 90 सिद्ध करना है। देखो इसके बाद का ये तो आपका सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव। एक वृत्त है, इसके 2 समांतर स्पर्श रेखाएं, एक रेखा ये होगी, एक रेखा होगी, दोनों समांतर रेखाओं को तीसरी स्पर्श रेखा ए और बी पर काटती है। इसका नाम है एक्स वाई, इसका है एक्स डैश, और ये वाई डैश, और ये आपका होगा पी ओ क्यू, और ये बिंदु सी पर ये हमने त्रिज्या खींच ली इसकी, ये दिया है तो दिया है लिखेंगे, दिया है मैं आपको इसमें दे रखा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं एक्स वाई तथा
एक्स डैश वाई डैश को तीसरी स्पर्श रेखा ये कहाँ काट रही है, ए और बी। तीसरी स्पर्श रेखा बिंदु ए और बी पर काटती है। बाकी आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या उसमें हुआ है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है क्या, कोण ए ओ बी बराबर 90, यानी ये वाला कोण हमें 90 का सिद्ध करना है, ये वाला। उत्पत्ति इसमें सबसे पहले आपके वही पर में, चूंकि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, ये सवाल भी आपका 6 नंबर में कई बार आता है, ये पर में भी आप इसकी तैयारी जरूर कर लेने, पर में और ये सवाल एक साथ दोनों आते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अक्सर ये आइए पर में सवाल कई बार आए हैं। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पे पर में कैसे लगी, ओ पी लंब एक्स वाई, ओ क्यू लंब एक्स डैश वाई डैश, इसलिए ओ पी लंब एक्स वाई तथा ओ क्यू लंब एक्स डैश वाई डैश। और इसके बाद आप देखिए इसमें ये लंब हो गया, इसलिए कोण पी यहाँ पे कर देते तथा ओ सी लंब ए बी, ओ सी ये इस पे लंब होगा। अब आप ये देखिए, इसलिए कोण पी बराबर 90, कोण ओ सी ए बराबर 90, कोण ओ क्यू या कोण क्यू बराबर 90। आप ये देख लिए, ये 90, ये वाला 90 और ये 90 हो गई इस परमे के बेस पर। अब हमारा काम है इन दोनों त्रिभुजों को सर्वागसम दिखाना। इसके 4 कोण बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। त्रिभुज पी ओ ए में, त्रिभुज पी ओ ए में अब बहुत आसान है, आपको 3 पॉइंट इसमें दिखा दे रहे हैं। कोण पी बराबर कोण सी समीकरण 1 से यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए कोण पी बराबर कोण सी समीकरण 1 और कोण क्यू बराबर कोण सी समीकरण 2 हो जाएगी। ये वाला इसके बराबर और ये वाला भी इसके बराबर, तो इनका यूज होना आगे। अब हम लेते हैं पी ओ ए में, पी ओ ए और सी ओ ए में इन दोनों त्रिभुजों में कोण P बराबर सी समीकरण 1 से और ओ ए बराबर ओ ए उभयनिष्ठ, और तीसरा आपका P बराबर सी ओ ए बराबर है ओ पी बराबर ओ सी। ये देख लीजिए आप, ओ पी बराबर ओ सी केंद्र से त्रिज्याएं खींची गई हैं, ओ ए बराबर ओ ए उभयनिष्ठ हो गया, P बराबर सी अभी निकाला समीकरण 1 से 90 गए थे, ठीक। तो ओ पी बराबर ओ सी, 3 बातें होगी। एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए त्रिभुज पी ओ ए सर्वागसम त्रिभुज सी ओ ए एस ए एस से, इसलिए आपका क्या हो गया, कोण 1 बराबर कोण 2 सी पी सी टी। मैं भी इंग्लिश में लिख रहा हूँ सी पी सी टी, आप हिंदी में लिखेंगे सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग।
समीकरण नंबर कौन सी थी? 3। इसी प्रकार त्रिभुज, अब इसमें लेंगे इन दोनों को सरक में पी क्यू ओ और बी सी ओ में। त्रिभुज बी क्यू ओ बी सी ओ में बिल्कुल वही बात है। इसमें आ जाएगा बी बराबर क्यू, नहीं सी बराबर क्यू, समीकरण 2 से। दूसरा आपका आएगा त्रिज्याएं ओ सी बराबर ओ क्यू, एक ही वृत्त की त्रिज्या। बिल्कुल यही बात आएंगी तीनों, एक ही वृत्त की त्रिज्या। और तीसरा आपका आया था ओ सी बराबर ओ क्यू, और एक उभयनिष्ठ आपका, उभयनिष्ठ आपका ये हो गया देखो ओ बी बराबर ओ बी। ये देखिए ओ बी बराबर ओ बी। ये आपका आ जाएगा उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज पी क्यू ओ, सर्वागसम त्रिभुज पी सी ओ, और ये बराबर है इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। कोण 3 बराबर कोण 4, सी पी सी टी। हिंदी में क्या लिखेंगे? सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग। और ये आपका आएगा समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, इन चारों कोणों का योगफल 180 अंश रखेंगे, क्योंकि एक रेखा यानी सरल रेखा के एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में बने कोण हैं। तो इसलिए क्या होंगे, इनका योगफल 180 अंश होगा। इसलिए हम क्या लिखें, इसे कहते हैं रेखिक युग्म अभिग्रही। क्योंकि कोण 1 प्लस कोण 2 कोण 3 प्लस बराबर 180 अंश, रेखिक युग्म अभिग्रही। अब इन सबको, एक को भी 2 के लिखना है, 2 के बराबर है, क्योंकि एक को 2 में कन्वर्ट करना है, 4 को भी 3 में। एक को 2 और 4 को 3, 4 को 3 हो जाएगा। 2 और 2 तो डबल हो जाएंगे, 2 कोण 2, 3 और 3 2 कोण 3 बराबर 180 अंश। 2 हमने कॉमन लिया, कोण 2 कोण 3 बराबर 180। 2 इधर आएगा तो 180 में इसका भाग हो जाएगा। 2 का जो मान है, 2 आपका क्या है, ए ओ सी। 3 आपका क्या है, बी ओ सी। ए ओ सी प्लस बी ओ सी या करके लिख लेंगे। 180 का भाग गया 90, या कोण ए ओ बी बराबर 90, और यह हमें सिद्ध करना था। ये हो गया। तो इस तरह से रेखिक युग्म अभिग्रहित वाला हमने ये इस आधार पे कोण चारों बराबर रख दिया, नहीं सॉरी, चारों को योगफल 180 अंश रख दिया। एक को 2 लिखा, 4 को 3, हमें 2 3 चाहिए। 2 3 से बन रहा आपका ए ओ सी और बी ओ सी, यानी बी ए ओ बी, और ये आपका सिद्ध हो गया। बाकी अगली वीडियो में आप देखेंगे 2013 के सेकंड सेट का कम से कम शुरू किया 15 क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे। तब तक आप इसके सूत्र को जरूर याद करें और इन सवालों का पुनः अभ्यास करें।